नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो एक तरफ सूट बूट पहनकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेच रहे हैं। कभी ट्रंप से बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा कर रहे हैं तो कभी जिनपिंग के साथ पोर्ट का। लेकिन इन कटोरा छाप लीडर्स को मुल्क बेचने के से अगर थोड़ी फुर्सत मिले तो इन्हें एक बार अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके घर में आग लगी हुई। बलूचिस्तान से लेकर पियोतके तक ऐसी तबाही मची हुई है कि पाकिस्तान अब टूटा कि तब टूटा ऐसा लग रहा है। विद्रोह और बगावत का तूफान चौतरफा उठ खड़ा हुआ है और अब तो सिर्फ यही सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के टूटने की, पाकिस्तान के बिखरने की टाइमिंग क्या रहने वाली। सबसे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा का हाल देखिए जरा, जहां धमाके पर धमाके हो रहे हैं। आज क्वेटा में पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें करीब 10 लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा भी और बढ़ भी सकता है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि जबरदस्त तबाही हुई है। बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने तो शहर भर के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि क्वेटा धमाके को एक फिदायीन हमलावर ने अंजाम दिया और यह धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारों में दरारें आ गई। धमाके वाली जगह पर तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मलबे के अलावा कुछ बचा ही नहीं और वहां पर आसपास जो खड़ी गाड़ियां थी उनके परखच्चे उड़ गए। क्वेटा में इस महीने यह दूसरा ब्लास्ट हुआ। इससे पहले 3 सितंबर को भी एक बड़ा धमाका हुआ था। तब क्वेटा में बलूच नेशनल पार्टी की रैली को निशाना बनाया गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। क्वेटा हमले को लेकर पाकिस्तान की सरकार यह रट लगा रही है कि यह तो आतंकी संगठन टीटीपी की करतूत है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश में सारा इल्जाम भारत पर लगाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने जिस तरीके के जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ वहां कितना बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ है। और वहां के जो मूल बासिंदे हैं, यानी कि जो बलोच हैं, वो कैसे लगातार काउंटर अटैक करते रहे हैं, कैसे विद्रोह का बिगुल बजाते रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। बलूचिस्तान के भीतर पाकिस्तानी सेना जिस किस्म की ज्यादती करती आई है, उसके खिलाफ बलूच विद्रोही लगातार हमले करते आए और हर दफा बलूच बागियों के निशाने पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी सिस्टम रहा है। कहा जाता है कि बलूचिस्तान को प्राकृतिक संसाधन के तौर पर जो वरदान मिला है, वही उसके लिए अभिशाप साबित हो रहा है। बलूचिस्तान इलाके में गैस, तेल और दुर्लभ खनिज के भंडार हैं और इसी के साथ ग्वादर जैसा एक बड़ा बंदरगाह भी है, यानी कि संसाधन भी है और व्यापार का रास्ता भी है। लेकिन इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल या तो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी तिजोरी भरने के लिए करते हैं या फिर वो चीन और अमेरिका से फंड पाने की आस में इन संसाधनों का सौदा करते हैं। जैसे हाल ही में शहबाज और मुनीर ने बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सौदा ट्रंप से करने की कोशिश की और इससे पहले उन्होंने यहां कॉरिडोर बनाने के लिए जिनपिंग के साथ करार किया था। बलूच विद्रोहियों को यह सब बातें लगातार खटकती रही, क्योंकि इनके इलाके के संसाधनों से इनका कभी भला नहीं हुआ। उल्टे पाकिस्तानी सरकार और सेना इन पर लंबे अरसे से जुल्म और ज्यादती करती आई, जिसके खिलाफ ये लगातार विद्रोह करते रहे। क्वेटा में इस धमाके के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये बलूचों का काउंटर अटैक है, क्या ये आजाद बलूचिस्तान का बिगुल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस इलाके को अवैध तरीके से कब्जा रखा है, उस पीओके के भीतर भी सारे कश्मीरी बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। सबका एक ही नारा है, एक ही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तानी हुकूमत से आजादी चाहिए। ये बगावत पाकिस्तान की संघीय सरकार के खिलाफ है, पीए के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है।
ये बगावत इस बात का संकेत दे रही है कि अब किसी भी वक्त पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। पीओके में अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह एक तरीके से शुरू हुआ है और इसको शुरू हुए 48 घंटे बीत चुके हैं। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी ने इस विद्रोह को नाम दिया है शटर डाउन, जिससे घबराकर पीओके के अंदर हुकूमत की तरफ से ब्लैकआउट कर दिया गया है। मतलब बिजली बंद कर दी गई है, मोबाइल फोन सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है और ऊपर से सेना की गोलीबारी के बाद आम लोगों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सो अलग सेना की गोलीबारी में कुछ लोगों के मारे जाने के साथ साथ सैकड़ों लोगों के घायल होने की भी खबरें। सेना की इस करतूत के खिलाफ हजारों आम कश्मीरी नागरिक सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में आवाम इतनी भड़की हुई है, आम लोग इतने एक तरीके से गुस्से में हैं कि पाकिस्तानी फौजियों से असला छीना जा रहा है। हर तरफ सड़कों पर बुजुर्ग, बच्चे सब एक तरीके से क्रांति की मशाल थामे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां की पिछले 48 घंटे से लगातार लोग सड़कों पे हैं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है। वैसे तो पाकिस्तानी सत्ता और सेना के खिलाफ पीओके की आवाम का आक्रोश कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। लेकिन इस बार इनके साथ शहबाज सरकार का भेदभाव का जो रवैया था वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया है। दरअसल पीओके में मौजूद मंगला डैम से पाकिस्तान 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली उत्पादन कर रहा है, लेकिन यहां की जनता को यही बिजली 60 से 80 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिल रही है। आप सोचिए कि जिस इलाके के संसाधन का दोहन करके पाकिस्तान इतनी बिजली बना रहा है, उसी इलाके के लोगों को उससे 30 से 40 गुना ज्यादा दर पर वही बिजली बेची जा रही है। किस तरह की ज्यादती है और किस तरह का शोषण है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मंगला डैम में कुल 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन 80% बिजली पंजाब और सिंध भेज दी जाती है और जहां से सबसे ज्यादा लोग सरकार और सेना में हैं, वो उस इलाके में बिजली सप्लाई कर दी जाती है। और यहां पीओके में महंगाई का आलम यह है कि 40 किलो का गेहूं का जो कट्टा है वो 3,000 रुपए में बिक रहा है। पीने के पानी की किल्लत है। इलाज करने के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है और जहां कभी डॉक्टर कभी समय पर डॉक्टर नहीं होते, अक्सर तो वहां दवाइयां नहीं मिलती। ऐसी ऐसी दुश्वारियों से आजीज होकर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरीके से विद्रोह का बिगुल फूंकने का फैसला किया। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक और रावलकोट से लेकर कोटली तक वर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी सड़क पर उतर पड़े और इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सरकार ने एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, लेकिन लोग पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं शौकत नवाज मीर। उन्होंने हजारों प्रदर्शनकारियों के सामने आईएसआई की साजिश की पोल खोल कर रख दी कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीओके में आम लोगों को हथियार थमाकर खूनी खेल खेलती रही है, उनका इस्तेमाल करती रही है। तो आज पीओके में आम लोगों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है और इन सब के सब्र का बांध अब जैसे टूटने को है। इन आंदोलनकारियों के रास्ते में जो आ रहा है उसे हटाने में पीछे नहीं हट रहे, चाहे कंटेनर हो या चाहे आप देखिए कि किस तरीके से जो एक कंटेनर को रास्ते में लगा दिया गया था, उसको उठाकर इन्होंने नदी में फेंक दिया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इनके मार्च को रोकने के लिए, इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां की फौज, वहां की सरकार जिस तरीके से इन्हें रोकना चाहती है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है, लोगों का विरोध इतना ज्यादा है कि उनके सामने सरकार की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के 1971 के बाद एक बार फिर से ऐसा लगता है कि टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया। अब बस ये तय होना है कि कितने टुकड़े होंगे और शहबाज और मुनीर के हिस्से में कुछ आएगा या नहीं।
या सिर्फ कटोरा ही बचे। तो वक्त है क्लियर कट में दूसरी स्टोरी का, और आपको हम यह बताएंगे कि नए गाजा के मास्टर प्लान के हिसाब से क्यों हिंदुस्तान की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पिछले 2 साल से जारी हमास इजराइल जंग के खात्मे की घड़ी शायद अब करीब आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही गाजा पीस प्लान पेश किया है, और जिसकी पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीति की वजह से इस गाजा पीस प्लान में भारत की भूमिका भी बहुत अहम दिखाई दे रही है। दुनिया के बड़े मंचों पर पीएम मोदी ग्लोबल साउथ का झंडा पहले ही बुलंद करते रहे हैं, और अब गाजा पीस प्लान के जरिए मिडिल ईस्ट को नया आकार देने में भी भारत की भूमिका को एक तरीके से उसका आकलन किया जा रहा है, और भारत की भूमिका अहम बताई जा रही है। तो ट्रंप का गाजा पीस प्लान सामने आने के बाद पीएम मोदी ने खुलकर इसका समर्थन किया है। इसे पश्चिमी एशिया के लिए शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत जरूरी बताया है, और एक तरीके से अपना पूरा समर्थन इसको दिया है। और इसी के तुरंत बाद इजराइल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इसमें यह कहा गया है कि यह शांति योजना लागू होती है तो गाजा के पुनर्निर्माण में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। यह पूरी तरीके से भारत पर निर्भर करेगा। भारत फिलिस्तीन में निर्माण कर सकता है। भारत दुनिया का नया निर्माता है। गाजा पीस प्लान में भारत की क्यों बड़ी भूमिका चाहता है इजराइल, और कैसे इसके जरिए ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स में भारत के और ताकतवर होकर उभरने की पूरी संभावना छिपी हुई है, और कैसे गाजा पीस प्लान में पीएम मोदी की कामयाब रणनीति की छाप साफ साफ दिखाई देती है, उसकी एक एक परत मैं आगे खोलूंगा। लेकिन पहले भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार का एक बयान सुनिए। We are very grateful for President Modi's statement. I think that we share common principles and a common vision of rejecting terrorism, of fighting radicalization, of building a better future with accountable governments. And this is a prerequisite of future Palestinian rule. We want to see an end of this conflict, and we know that India has joined a very large number of nations, including Arab and Muslim nations. तो एक तरीके से देखा जाए तो अरब में इस जो शांति की जो पहल की जा रही है, इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका पहले से भी रही है और आने वाले दिनों में भी होगी। इस बात को इजराइल के राजदूत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन ट्रंप ने जो गाजा पीस प्लान के तहत आतंक मुक्त फिलिस्तीन बनाने का प्रस्ताव सामने रखा है, आतंकी संगठन हमास से पूरी तरीके से सरेंडर करने को जो कहा गया है, ये कितना मुमकिन हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमास अगर ट्रंप के प्रस्ताव को नकारता है तो एक बात तो तय है कि अमेरिका उसे पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने में इजराइल का साथ आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ देगा, और एक तरीके से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के उस संकल्प के पूरा होने की अमेरिकी गारंटी होगी जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद उन्होंने लिया था। और उन्होंने कहा था कि हमास को मिट्टी में मिलाए बगैर वो रुकेंगे नहीं। Thousands of years, Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. तो अगर देखा जाए तो जब से हमास के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई है, अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में गाजा पट्टी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। बड़े पैमाने पर हुई मौत के साथ साथ वहां का बुनियादी ढांचा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण ध्वस्त हो चुका है। जिधर देखो उधर ध्वस्त इमारतें, मलबे का ढेर,
सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है इसको तो छोड़ दीजिए। युद्ध की विनाश लीला में वहां खेती लायक जमीन तक नहीं बची। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि गाजा की अधिकांश आबादी इससे प्रभावित हुई है। और हिब्रू यूनिवर्सिटी की मैपिंग रिपोर्ट और यूएनओसैट की जो सैटेलाइट इमेज है उसके एनालिसिस से जो बातें पता चली है उसके हिसाब से अप्रैल 2025 तक गाजा में 68% इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। ये 2025 अप्रैल की बात है। अब आप सोचिए तब से कितने महीने गुजर चुके हैं और ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और ज्यादा विध्वंसकारी होती चली जा रही है। और उस समय जब 68% इमारतें एक तरीके से नष्ट हो चुकी थी तो अब क्या हालत होगी। और उसी समय की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इमारतें बची हुई हैं उनमें से भी 70% रहने लायक नहीं बची हुई। गाजा सिटी में 78% इमारतें, राफा में 89% और उत्तरी गाजा में 84% इमारतें ध्वस्त हैं। और तब से इतने महीने गुजर जाने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि अब गाजा में क्या बचा होगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक रिपोर्ट जो तैयार की गई उसके मुताबिक गाजा में 53 मिलियन टन मलबा है। 53 मिलियन टन। और ये मलबा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे आप 1 किलोमीटर के दायरे में रखें सिर्फ, तो ये 30 किलोमीटर ऊंचा ढेर बन सकता है। 30 किलोमीटर ऊंचा ढेर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना मलबा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो गाजा का पुनर्निर्माण है उसको नए सिरे से उसको बसाने की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है। और जो ट्रंप का प्लान क्या है उसको जरा समझिए। ट्रंप का प्लान यह है कि गाजा में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए स्मार्ट सिटी, लग्जरी रिजॉर्ट्स, हाईटेक हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएं। और यही वो जगह है जहां पर इजराइल भारत की एक बड़ी भूमिका देख रहा है। भारत में कंस्ट्रक्शन की कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बहुत सारे के नाम आप जानते होंगे, L&T, टाटा ग्रुप, अडानी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मार्ट सिटी और मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने में माहिर हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्षमता, उनकी विशेषज्ञता, इसका लोहा दुनिया मानती। गाजा और वेस्ट बैंक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर भारतीय कंपनियों को मिलते हैं तो इसके जरिए इस इलाके का पुनर्निर्माण जल्दी किया जा सके। खाड़ी देशों के नवनिर्माण में भारतीय ऐसी भूमिका निभाते रहे और आज भी निभा रहे हैं। इसीलिए गाजा का नवनिर्माण भी भारत की मदद के बिना संभव नहीं है और यह बात वहां के लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गाजा पट्टी का इतना सारा मलबा जाएगा कहां? उसे हटाए बिना नया निर्माण संभव नहीं। तो उसको लेकर भी एक नया और बहुत बड़ा प्लान चर्चा में, और उसमें भी भारत की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही है। यह प्लान यह है कि गाजा पट्टी के 40 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे को एक बड़े बंदरगाह के रूप में विकसित करना, और यह सारा मलबा यहां खप जाएगा। और इससे वहां जो बड़ा बंदरगाह तैयार होगा वो मिडिल ईस्ट में समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, जिसकी अभी तक कमी महसूस की जा रही। और इस बंदरगाह के बनने से गाजा का विकास और तेजी से होगा। और इजराइल के आज के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि इस बंदरगाह के निर्माण में भारत बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ सकता है। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट भी एक तरीके से इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। एक बार सुनिए। तो जिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कही जा रही थी और जिसका कि हाइफा एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह होने वाला था, उसी कड़ी में अब गाजा को एक बहुत महत्वपूर्ण गेटवे के तौर पे, एक बड़े बंदरगाह के तौर पर विकसित करने की पूरी योजना है। और सिर्फ बंदरगाह ही नहीं, गाजा में सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर तरह का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में भारतीय कंपनियों की बड़ी भूमिका हो सकती है। इजरायली राजदूत ने इसी का इशारा करते हुए भारत दुनिया का नया निर्माता, कि भारत जो है वो दुनिया का नया बिल्डर है, ये जो कहा उन्होंने इसी संदर्भ में कहा। वो नए गाजा यानी कि नए फिलिस्तीन का निर्माण कर सकता है। भारत के लिए ये मौके यूं ही नहीं बन रहे। भारत की पारंपरिक नीति इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की रही। मोदी सरकार में इजरायल के साथ भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदारी बढ़ी।
ये तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन हमास और इजरायल युद्ध रुकवाने के लिए कैसे अरब देश पीएम मोदी को आगे आने की अपील करते रहे, यह भी सारी दुनिया ने देखा। इसी साल जुलाई में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गाजा पर भारत का समर्थन मांगा था। तब भी यह बात खुलकर सामने आई थी कि इस शांति समझौते में भारत की भूमिका अहम होने वाली। फलस्तीन के पुनर्निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए भी फाइनल मानी जा रही है, बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती मौजूदगी को अमेरिका भी रोकना चाहता है। मिडिल ईस्ट के रास्ते होने वाले समुद्री कारोबार पर अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और इसके लिए चीन को वहां कमजोर करना जरूरी है। इसीलिए गाजा प्लान में भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की भी यह मजबूरी है कि गाजा पीस प्लान में भारत की भूमिका को वो महत्वपूर्ण तरीके से रखें। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि हिंदुस्तान की वो कौन सी इंटरनेशनल ट्रेन है जो जिनपिंग के सीने पर सांप बनकर दौड़ने वाली। तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं? वो कौन सा देश है जहां सभी लोग साल की पहली तारीख को ही अपना जन्मदिन मनाते हैं? या फिर ऐसा कौन सा देश है जहां जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा फोकस हैप्पीनेस ग्रोथ पर? जवाब जानना चाहते हैं तो घूम आइए भूटान। और अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द ही आप ट्रेन से भी भूटान जा सकेंगे। भारत और भूटान के बीच जल्द ही रेल सर्विस शुरू होने वाली है। भारत ने भूटान में दक्षिण एशिया में अपने सबसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और यह प्रोजेक्ट 2 देशों, 2 राज्यों और 6 शहरों का संगम कराएगा। प्रोजेक्ट के तहत भूटान के 2 शहरों को भारत के 2 राज्यों असम और पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाएगा। और ये कैसे मुमकिन होगा, इसको जरा विस्तार से समझिए। तो भारत भूटान तक 2 रेल लाइनें बिछाने वाला है। पहली रेल लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू शहर तक जाएगी। गेलेफू को माइंडफुल सिटी भी कहा जाता है और इस रूट पर कुल 6 स्टेशन होंगे और ये पूरा रूट करीब 69 किलोमीटर का 69 किलोमीटर का होगा। और जो दूसरी रेल लाइन है वो पश्चिम बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से शहर तक जाएगी, जो भूटान का एक बड़ा पर्यटन केंद्र है और भारत से हर साल हजारों टूरिस्ट इस इलाके में जाते हैं। ये रूट बहुत ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 20 किलोमीटर का होगा। इस तरीके से देखा जाए तो दोनों लाइनों को मिलाकर यह प्रोजेक्ट 89 किलोमीटर लंबा होगा और इन दोनों रेल परियोजनाओं पर भारत सरकार 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में को पूरा होने में 4 साल का समय लग सकता है। अब सवाल यह है कि भूटान तक रेल लाइन पहुंचाने के पीछे भारत का मकसद क्या है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो इन सवालों का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद दिया है, एक बार सुनिए। India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. So that's why this entire project has been taken up. तो भूटान ऐसा पड़ोसी देश है जिसका भारत के साथ रिश्ता दुनियादारी से थोड़ा अलग है। चीन भूटान पर लगातार डोरे डालता रहा है, लेकिन भूटान भाई की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है और भूटान के लिए रेल प्रोजेक्ट क्रांतिकारी होने वाला है। खासतौर से भूटान की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी में एक तरीके से जबरदस्त उछाल आ सकता है। अभी तक पश्चिम बंगाल में हासीमारा तक ट्रेन थी और अब ये सीधे भूटान के गेलेफू तक जाएगी। बॉर्डर पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, कोई झंझट नहीं। ट्रेन का टिकट लीजिए और भूटान का चक्कर लगाइए। लेकिन ये सिर्फ रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्र में पावर बैलेंस का भी एक बहुत बड़ा गेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन वर्षों से इस इलाके पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए। पिछले कुछ सालों के दौरान BRI और CPEC के बहाने चीन भारत की सीमा से लगते इलाकों में बड़े बड़े रेल नेटवर्क और हाईवे बना रहा है और चीन का मकसद
इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना रहा। अब मोदी सरकार का ये जो रेल प्रोजेक्ट है, एक तरह से चीन को क्लियर मैसेज है कि भूटान और भारत की साझेदारी बहुत मजबूत है और बाहरी दखल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। भारत अपने कई दूसरे पड़ोसी देशों के साथ रेल नेटवर्क को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर स्टेशन से नेपाल के जनकपुर तक रेल कनेक्टिविटी 2022 में ही पूरी कर ली गई थी और बिहार के ही जोगबनी से नेपाल के विराटनगर तक रेल पहुंचाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूर्वी छोर पर अगर देखें तो कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक रेल लाइन मौजूद है। इस पर मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई थी, जिसे पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में बवाल और तख्ता पलट के बाद बंद कर दिया गया है। 2014 से ही मोदी सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रही है और जिसके तहत भारत उत्तर पूर्व में चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से लगे इलाकों में करीब 500 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछा रहा है और इसके जरिए आने वाले वर्षों में साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों तक रेल नेटवर्क पहुंचाने की तैयारी है। भूटान तक रेल पहुंचाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारत और बांग्लादेश में अगरतला से अखौरा के बीच रेल मार्ग लगभग तैयार है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और तब से इसका काम अटका हुआ है। उधर मणिपुर से म्यांमार तक रेल लाइन पर भी काम जारी है और यह प्रोजेक्ट ट्रांस एशियन रेल लिंक जो परियोजना है उसका हिस्सा है और जिसका मकसद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम ऐसे जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उनको रेल नेटवर्क के जरिए भारत से जोड़ना है। और ये सभी वो देश हैं जिनमें चीन किसी न किसी तरीके से घुसने की कोशिश करता रहा है, कभी एक्सप्रेसवे, कभी रेल नेटवर्क, तो कभी बंदरगाह बनाने का लालच देता रहा है। लेकिन अब चीन की चालबाजी नहीं चलने वाली। भूटान समेत साउथ एशिया में रेल के विस्तार के जरिए भारत उस इलाके में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने जा रहा है जिसे चीन अब तक अपना बैकयार्ड समझता रहा है। तो आज क्लियर कट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।